हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन सन 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 सभी सनों के पेपर एक ही वीडियो में, ताकि आपको जगह जगह जाकर अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अब हम आगे। हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन का सन 2016 का बीटीसी डीएलएड 4 सेमेस्टर का पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। प्रश्न है आपका पहला, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो किसकी रचना है? ये जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर आ जो है वो सही हो जाएगा। इनके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सोशल साइंस वाली 4 सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगला है नाना साहब दत्तक पुत्र थे। तो किसके पुत्र थे? ये जो है वो बाजी राव के जो है वो पुत्र थे। ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 देखते हैं, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जो है उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1777 में, और यदि पूछा जाए कहाँ हुआ था तो जगदीशपुर में हुआ था। और यदि मृत्यु की बात की जाए तो 1858 में हुई थी, और यदि पूछा जाए कहाँ हुई थी तो जगदीशपुर में ही मृत्यु भी हुई थी। तो आप उस आधार पर समझ सकते हैं कि कुंवर सिंह जो है वो किस राज्य के जमींदार थे? जगदीशपुर के। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो थे। तो कौन है संविधान सभा के अस्थाई? अगर पूछा जाता तो अलग होता, परंतु यहाँ पर स्थायी पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो सही हो जाएगा। और जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न भी यही है कि यदि आपसे यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो पूछा होता तो जो है आपका उत्तर क्या होता? कमेंट सेक्शन में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे। बात करते हैं चलिए अब अगले प्रश्न की। प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन जो है वो किया था। तो किसने किया था? ये जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है उनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे? तो कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल जो है वो थे। इनका नाम एक्चुअल में ये वाली शाह ना होकर ये वाली शाह जो है वो अधिकतर आपको देखने को मिलती है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल जो है वो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी जो है वो कब्जे में था। तो किसके कब्जे में था? ये जो है वो पुर्तगाल के कब्जे में था। आपका ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो कौन सा एरिया है? ये जो है वो हरियाणा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो क्या उत्तर होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बा, उष्णार्ध सदाबहार वन। अगला है, मौसम कैसे बनता है? तो उसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर आ, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्कटिक विलो जो है वो क्या है? तो आर्कटिक विलो जो है एक झाड़ी का नाम है, आर्कटिक विलो। अगला प्रश्न है, सीसी का नाम है, तो ये क्या है? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो ये एक प्रकार की जो है वो मक्खी होती है। सीसी मक्खी जो है, यदि इसके बारे में आपको बताएं तो अफ्रीका में जो है ये पाई जाती है। और ये यदि आपसे मरुस्थल में इसका स्थान पूछा जाए तो कह सकते हैं सहारा और जो कालाहारी मरुस्थल है उसके बीच मध्य अफ्रीका में जो है ये निवास करती है। और यदि इसकी प्रकृति की बात करें तो ये एक परजीवी होती है। और यदि इसके भोजन की बात करें तो जो मनुष्य और जो जानवर होते हैं उनका रक्त पीकर जो है ये जिंदा रहती है। अब आपसे एक प्रश्न यहाँ पर घुमा फिरा के ये भी पूछा जा सकता है कि सीसी मक्खी जो है वो अगर काट ले तो उसके कारण आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीसी मक्खी के कारण जो है वो निद्रा रोग हो जाता है, यानी कि नींद आने लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है,
कॉम्पिटेटिव लेवल में ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो मलेरिया की दवा क्विनैन बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष की छाल से, इसको एकदम रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? तो पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको जिस प्रकार देखने को मिल रहे हैं उसमें आपको प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान ये सभी लग रहे हैं, परंतु सही उत्तर होगा आपका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। कभी कभी देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है अन्य पॉइंट भी जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप इस चौथे पॉइंट को हटा दें थोड़ी देर के लिए तो आपका पहला वाला पॉइंट आपको थोड़ा बहुत सही लग सकता है, परंतु जब चौथा पॉइंट आप देखिए तो इसमें जो है बाकी पॉइंट भी जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन द जो है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी जो बहुविकल्पी हैं वो समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं अब चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आए, वीडियो में दी गई नॉलेज पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा दीपावली का त्यौहार आने वाला है तो सभी लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न है आपका 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। तो ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश, तो ये सभी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके कारण में आते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं, काफ़ी पहले हम इसको वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुके थे आपको। अगला प्रश्न 17 है रानी अवंतीबाई जो है वो कौन थी? तो ये जो है वो रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की जो है वो पत्नी थी, जिसको मृत्यु के पश्चात जो अंग्रेज थे उन्होंने उनका कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण उन्हें रामगढ़ से जो है वो हटा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न है आपका ब्रह्म समाज के सिद्धांत जो है वो क्या थे? तो सिद्धांत है कि ईश्वर जो है वो एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता जो है वो नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को है, आत्मा अजर अमर है, ईश्वर कर्मानुसार यानी कर्म के अनुसार फल देता है, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी भी है। तो ये सभी ब्रह्म समाज के सिद्धांत हैं, इनको याद जरूर रखिएगा क्योंकि सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 की तरफ कि श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो आयरिश की निवासी थी। एनी बेसेंट के संबंध में मैंने आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताई भी थी। बहुविकल्पी वाला जो आप वीडियो नहीं देखे हैं राजन का तो उसको जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय ए ओ ह्यूम को जाता है, ए ओ ह्यूम को। अगला प्रश्न 21 है राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र रॉय जो है वो थे। अगला प्रश्न 22 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून जो है वो तोड़ा। तो ये सभी जो है वो कार्यक्रम में ही जो है वो आ जाएंगे। अगला प्रश्न 23 है मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। देखिए विशेषताएं तो काफ़ी होती हैं परंतु जब आपका ये प्रश्न अति लघु में पूछा गया तो सबसे जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो आप यहाँ पर दर्शाएंगे। तो इसमें ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में परिवर्तन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऋतुओं पर जो है वो डिपेंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जेट वायुधारा किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है उसी को हम कहते हैं जेट वायुधारा। दिशा आपको पता होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ।
अगला प्रश्न 25 है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सभी जो है वो प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न 26 देखते हैं, और हम आपको ये बता दें कि जैसे कि सभी वीडियो में हम कर रहे हैं, केवल अति लघु सेक्शन और जो बहुविकल्पी सेक्शन है उनका ही जो है वो सॉल्यूशन करा रहे हैं, क्योंकि लघु में अधिकतर प्रश्न आपके मन से बनाने वाले ही होते हैं, और यदि आप देखें तो काफ़ी लेंदी भी होते हैं, तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसलिए हम केवल और केवल अति लघु सेक्शन तक ही जो है वो सॉल्यूशन देखेंगे। बात करते हैं प्रश्न 26 की, कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए, तो रिहंद बांध परियोजना, जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला है, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो वन बचाओ अभियान से रिलेटेड था। ईवीएस सेक्शन में आपने ये चीज़ पढ़ी भी अवश्य होगी। अगला है 28 प्रश्न, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी जो प्रजातियां हैं उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। विविधता ही मतलब होता है कि अलग अलग, जैसे कि कोई भी चीज़ अलग ना हो, डिफरेंट वैरायटी हो, तो हम उसे कहते हैं विविधता। और जैव जब उसके आगे वर्ड लग गया तो हम कह सकते हैं जीवों की अलग अलग जो है वो विविधता। तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी जो प्रजातियां होती उसी से जो है वो रिलेटेड होता है, तो हम कह सकते हैं जैव विविधता। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा 4th सेमेस्टर की वीडियो प्रोवाइड कर सकें। अगला प्रश्न 29 है, मालस्थ का जनसंख्या सिद्धांत। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये जो है वो मालथस होगा। मालथस का जनसंख्या सिद्धांत आपको बताना था। तो जन अधिक से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है, यानी कि उपलब्ध सामग्री की तुलना में जनसंख्या जो है वो यदि अधिक है तो उसी के संबंध में मालथस का जनसंख्या सिद्धांत था। बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। लास्ट अति लघु है, 30 की समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ए बराबर जो है वो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा, नीचे नहीं लगेगा केवल ऊपर ही रहेगा, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाएगा, या आप इसे सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन का सन 2017 में जो पेपर हुआ था बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर का, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी से। पहला है, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? 4 ऑप्शन है, किस तिथि को दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को जो है इन्हें फांसी दी गई थी। कोशिश करिए सुनने के साथ साथ याद भी करते चलिए। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था? 1946, 42, 30 या 1932? और 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न 3 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह जो आंदोलन है वो कहाँ प्रारंभ किया था उन्होंने? दांडी, खेड़ा, बारदौली या चंपारण? तो चंपारण में जो है वो प्रारंभ किया था। ऑप्शन ड जो है आपका सही हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसी को जो है वो चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से। अगला प्रश्न 4 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध जो है वो रहा है? 4 ऑप्शन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, और चौथा ऑप्शन है होम रूल। तो देखिए, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इनका संबंध किससे है? एनी बेसेंट से, जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और आपको ये पता भी है। अब इन एनी बेसेंट का संबंध जो है वो किस प्रकार होम रूल से है, ये आपको समझना है। तो इसको समझने के लिए ये समझिए कि 1916 के मध्य जो है वो 2 होम रूल लीग जो है उनकी स्थापना की गई थी। कौन कौन से? एक था पुणे और दूसरा था मद्रास। एक था पुणे और दूसरा था मद्रास। तो पुणे जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना की यदि बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने
की थी। और यदि मद्रास की बात करें, यानी कि मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की बात करें, तो वो जो है वो किसने की थी? यही जो मैंने ऊपर अभी नाम लिखा था, एनी बेसेंट। तो यहीं से जो है इनका संबंध है, यानी एनी बेसेंट का संबंध जो है वो किस प्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी से हुआ और उस थियोसॉफिकल सोसाइटी से किस प्रकार होम रूल लीग जुड़ा हुआ है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं, ये आपको समझना जरूरी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो 4 ऑप्शन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है ये आपका सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल में ही जो है वो होता है। और ये आपका यूपी टेट के लिहाज से भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा यूपी टेट में भी, क्योंकि आपके कोर्स में जो है ये वायुमंडल की परतें हैं। अगला प्रश्न 6, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? 4 ऑप्शन है, तो संवहनीय, मानसूनी, चक्रवाती या पर्वतीय। तो ये जो है वो पर्वतीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न 7 है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? जहाँ पर नहीं लिखा हो उसको ध्यान रखिया करिए। 4 ऑप्शन है, गोकुल, ज्ञानपुर, लवकुश, आगरा बैराज। तो कौन सी नहीं है? इसमें से जो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना ये जो है आपकी नहीं है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यही प्रश्न आपका यूपी टेट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा प्रमुख केंद्र है? ये जो है वो बरेली है। ऑप्शन द जो है वो सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत जो है वो कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? विरहा, धमार, ठप्पा या डांडिया। तो विरहा जो है वो सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत। अगला प्रश्न 10 है, 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने दशकीय वृद्धि दर रही है? 4 ऑप्शन है, 21.54%, 25.61%, 20.09% या 25.4%। तो कितनी रही है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, यानी कि 20.09%। देखिए दशमलव के बाद जो संख्या है वो अलग अलग ही पड़ जाती है, मैंने यहाँ पर 54 पढ़ दिया है, परंतु एक्चुअल में से पढ़ा जाता है 21 या 21.54%, इस टाइप से जो है पढ़ा जाता है। बाकी आप पढ़ कैसे भी सकते हैं, ये एक उसका तरीका होता है। अगला प्रश्न 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख जो कारण है वो क्या है? तो सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण यही है, देश की विशाल जनसंख्या, आप सभी जानते भी हैं। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर हैं वो भी कम हो रहे हैं, तो बहुत फर्क जो है वो पड़ रहा है। अगला प्रश्न 12 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? ये जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो की गई थी। देखिए 1945 तो आपको पता है, परंतु 1945 दो ऑप्शन में, इसलिए डेट भी आपको पता होना चाहिए, 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न 13 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद होता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो है वो बांटा गया है, और उसी के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर जो आपका 21 आता है, ये जो है वो संबंधित होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अब देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 21 में आता है। ट्रिक आपकी बहुत ही सिंपल सी है। जैसे कि आप देखते हैं किसी की भी आप शादी बारात में कहीं भी जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ आप लिफाफे में रुपए देते हैं। तो कितने देते हैं? 21 रुपये देते हैं, 51 देते हैं, बहुत लोग 101 देते हैं, और बहुत ज़्यादा अमीर है तो 501 देते हैं, और बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो 1001 देते हैं। मतलब कहने का है कि लास्ट में 1 रहता है संख्या। सबसे कम संख्या जो है वो अमूमन 21 रहती, क्योंकि 11 रुपये अब थोड़ा सा इज्जत का सवाल है तो रह नहीं गया है। तो अनुच्छेद 21 आप इसी से याद रखेंगे, अनुच्छेद 21, यानी कि यदि आपका प्राण या दैहिक यानी कि अपने प्राण प्यार है, तो किसी भी आप फंक्शन में जाइए तो हमेशा 21 रुपये अवश्य दीजिए। मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, आपको कभी कंफ्यूज ना हो कि 11 है कि नहीं, तो आप उसे ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 21 रुपये तो देना ही चाहिए। तो प्राण एवं प्राण से आपको जोड़ सकते हैं कि आपको अपने प्राण प्यार है। मतलब ये होता है ना, किसी के यहाँ आप कुछ ना लेके जाएँ तो कहीं ना कहीं उसका मुँह बन जाता है, तो इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा कॉमेडी हो जाता है तो आपको दिमाग में बैठ जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 की तरफ। हिमालय पर्वत माला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो क्लियर सारी चीज़ें थी वो इससे पहले जो मॉर्निंग में वीडियो था चैप्टर वाइज जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर क्लियर कर दी थी। तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एवरेस्ट है, और ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, तो 8,850 मीटर तक एक औसतन मान लिया गया है, तो वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। लास्ट बहुविकल्पी है कि कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है इन चारों ऑप्शन में? पर्वतों की स्थिति करती है, भूमध्य रेखा से दूरी भी होता है, खनिज संपदा का कोई फर्क जो है वो जलवायु पर नहीं पड़ता है। तो आपका ऑप्शन सा ही जो है वो सही हो जाएगा। तो सभी बहुविकल्पी समाप्त होते हैं। अति लघु पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो प्रश्न है आपका अति लघु का पहला कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट ने जो है वो 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। जहाँ पर मैंने अति लघु बात की थी वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें क्लियर भी की थी। एक बार मैं फिर से आपको एक रिवीजन के तौर पर बता दूँ कि 1875 में जो है जो मैडम हेलन पेट्रोवना ब्लावास्की आप नाम देख रहे हैं, इनको ही हम कहते हैं एच प्ली ब्लावास्की। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज ना होइएगा। इसी प्रकार कर्नल जो ये लिखा है हेनरी स्टील ओलकाट, इसको HS ओलकाट डायरेक्ट जो है वो लिख दिया था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों के सहयोग से जो है स्थापना जो है इसकी अमेरिका में जो है वो की गई थी। कहाँ की गई थी? अमेरिका में। तो 1875 में जो है वो स्थापना हुई, परंतु इसी के बाद 1879 में इसका जो मुख्यालय है वो भारत में मुंबई में जो है वो खोला गया था। कहाँ? मुंबई में। अब खोला गया था कह सकते हैं, स्थानांतरित किया कह सकते हैं। उसके बाद इसी 1879 के बाद 1882 में अड्यार चेन्नई के अंतर्गत जो है वो अड्यार है उसमें ही जो है वो स्थापित हो गया था। और ये एक बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और यदि शाखाओं की संख्या की बात करें तो 56 देशों में इसकी जो है वो शाखाएं। ये सभी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मैं इसलिए बता देता हूँ। अगर बहुविकल्पी में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप बेझिझक होकर जो है वो सही टिक लगा कर आएँ। प्रश्न पढ़ते हैं अगले पर 17 है यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता है? तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था, और पत्रिका जो है वो अंग्रेजी में निकलती थी। महात्मा गांधी जी और अंग्रेजी में, बस 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन है? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी तो आप जरूर जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषा में, इसलिए क्योंकि आप देखते हैं अमूमन सभी देशों में एक अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो आम आपको देखने को मिल जाती है बोलचाल में। तो फ्रांसीसी भी साथ में है, ये चीज़ और भी साथ में जान लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। 20 प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो दोनों सदनों का 17वां जो है वो राष्ट्रपति करता है। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो अगरिया, बेंगा, भुइयां, पटारी, परहरिया, चेरी, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिका, जौनसारी, थारू यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। भोटिया, गोंड भी इंपॉर्टेंट है, और धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड। तो ये सभी इंपॉर्टेंट, जिसमें से थारू और गोंड ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 22 है उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें जो है वो लोकसभा की हैं और राज्यसभा की जो है वो 31 सीटें हैं। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है वो यूरेनियम पाया जाता है। अगला है 24 प्रश्न वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनोन्मूलन यानी कि वनों का उन्मूलन यानी कि उनको नष्ट करना, उनको काटना, तो उसका जारी रखना और जलवायु और भूगोल परिवर्तन ला रही है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है और हरित गृह प्रभाव को भी बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। हरित गृह प्रभाव हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, और उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए भी जो है वो उत्तरदायी है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न 25 की तरफ कि भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ यानी कि सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है। तो अशोक चिन्ह भारत का राज की प्रतीक है, आप सभी जानते हैं। और इसको जो है वो सारनाथ में मिली जो अशोक लाट है उससे जो है वो लिया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि चिन्ह टाइप का बना रहता है, उसमें शेर टाइप के होते हैं और सिक्के में भी आपको जो है वो देखने को मिलता है। अगला है 26 प्रश्न उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो प्रमुख नदियों की लंबाई को, ये सभी जो आप प्रश्न देख रहे हैं वन लाइनर जो हमने बात की थी वहाँ पर ये सभी प्रश्न आपके आए थे। तो यदि वहाँ पर आपने देखा होगा तो आपको लग रहा होगा ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सारे प्रश्न वहाँ पर आए थे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते क्रम में बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर, करनाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर, गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर, रामगंगा नदी की लंबाई जो है 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर और बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर। यूपी टेट के लिहाज से ये आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हम सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसी नदी टॉपिक से आपका इस वीडियो के लिए प्रश्न है, आपको ये बताना है कि दक्षिण भारत की जो है गंगा नदी जो है वो किसको कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा नदी जो है वो किस नदी को कहा जाता है। ये आपके यूपी टेट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ बीटीसी के 4th सेमेस्टर के लिहाज से भी। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके अवश्य बताएं, उत्तर मैं इसका कमेंट सेक्शन में ही जो है वो आपको दे दूंगा। दक्षिण भारत की गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है, या इसी को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा नाम से। तो बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 27 की तरफ। भूस्खलन का क्या तात्पर्य है। तो भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। देखिए थोड़े से लेंदी प्रश्न होते हैं, सारी चीज़ें अपने आप से समझ के लिखनी होती हैं, इसीलिए मैंने इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को शामिल नहीं किया है। मैं केवल और केवल अति लघु और बहुविकल्पी की ही बात करूंगा। लघु में बहुत लेंदी प्रश्न है, वहाँ पर कोई चीज़ यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा और उनको यहाँ पढ़ कर आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो भूस्खलन की बात करते हैं तो धरातली हलचलें जैसे कि पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़े और मिट्टी का बहाव भी शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। तो भूमि का खिसकना बहुत कारणों से हो सकता है, या आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 28 है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट और तृप्ति पावर प्रोजेक्ट ये जो है वो हो जाएंगे। अगला है 29 प्रश्न। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है। तो आयात मतलब होता है कोई चीज़ बाहर से आना, और निर्यात क्या होता है यहाँ आपके देश से कोई चीज़ बाहर जाना। तो यहाँ पर आयात पूछा है, तो आयात में कोयला, प्याज, दलहन, तिलहन ये सभी जो है वो आयात किया जाता है। अगला और लास्ट वीक प्रश्न है आपका 30। पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। तो पर्यावरण आप जानते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। तो हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो कुछ है वो सब क्या है, पर्यावरण। यहाँ पर एक डायरेक्ट परिभाषा पूछी गई तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर के वातावरण या परिवेश से है जिसमें हम रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेट जो है ये कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 4th सेमेस्टर के वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। इसी प्रकार हम आपको और आगे 4th सेमेस्टर के वीडियो भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस का सन 2018 का बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला हमारा प्रश्न है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने जो है वो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। 4 ऑप्शन है आपके, किसने किया था। ये किया था ऑप्शन नंबर आ आपका बेगम हजरत महल ने।
अगला प्रश्न 2 देखते हैं। राजा कुंवर सिंह जो है वो संबंधित थे कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से या दिल्ली से? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था जगदीशपुर में। कब हुआ था? 1777 में। यदि आपसे मंथ पूछा जाए तो नवंबर में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु भी इनकी जगदीशपुर में हुई थी। और कब हुई थी? 1858 में। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न 3 की, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है वो की थी 1870 में, 1872 में, 75 में या 1880 में? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी। बात करें कब की थी, तो ये जो है वो 1875 ईस्वी में जो है वो की थी। यही जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसकी रचना है? रामकृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की या स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो काफ़ी फेमस रचना है सत्यार्थ प्रकाश। बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर द, स्वामी दयानंद सरस्वती की जो है वो सत्यार्थ प्रकाश रचना है। अगला प्रश्न 5 है आपका। साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की थी? 1922 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? बात करें उत्तर की, तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी सन 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न 6 है आपका। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, ये जो है वो किसका मिशन था? विपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा, ये जो है वो मिशन था लाला लाजपत राय का। ऑप्शन सा जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देश बंधु जो है वो कहे जाते थे? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की, जो देश बंधु हैं वो कौन कहे जाते थे? ये कहे जाते थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन आ जो है आपका सही हो जाएगा। इनको याद भी रखिएगा। आगे आप जो प्रश्न का स्तर देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है टेट यूपी टेट के लेवल पर, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के प्रश्न भी आपके पूछने के चांसेस जो है वो रहते हैं। और अब जिसने जो है वो सीटेट के लेवल पर सेकंड जो लैंग्वेज है या उसमें जो लैंग्वेज में सेलेक्ट करना होता है एसएसटी और मैथ्स साइंस में से, वहाँ पर जिसने एसएसटी ली होगी वहाँ पर भी इस टाइप के प्रश्न आपके देखने को जो है वो मिलते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न 8 की। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या सी राजगोपालचारी? तो कौन थे? ये जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 है। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली जो मौसमी दशाएं हैं उसको जो है वो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या मानसून? तो लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु जो है कहते हैं। ऑप्शन बा जो है आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम एसएसटी का पेपर देख रहे हैं ये हम आपके ही कहने पर जो है वो सॉल्व करा रहे हैं। इससे पहले जो हमने हिंदी का सॉल्व कराया था वहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि एसएसटी का कराएं, और इससे पहले जो हमने इंग्लिश का सॉल्व किया था वहाँ पर भी किसी ने कमेंट किया था हिंदी का कराएं। तो इंग्लिश वाले कमेंट में जो आपने किया था उसको भी हमने देखिए वही चीज़ आपकी वाली मानी है। इसी प्रकार एसएसटी भी हम आपके कहने पर ही बना रहे हैं। तो इस सेट होने कंप्लीट होने के बाद एसएसटी का अगला कौन सा सेट होना चाहिए वो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब अगला जो है हम कौन सा सॉल्व कराएं। अभी तक हम साइंस, इंग्लिश, हिंदी 3 जो है वो करा चुके हैं। ये हमारा जो है वो चौथा सेट है। बात करते हैं अगले प्रश्न 10 की। प्रश्न हमारा सुनामी घटना घटित हुई थी 1999 ईस्वी में, सन 2001 ईस्वी में, सन 2004 ईस्वी में या सन 2005 ईस्वी में? बात करें उत्तर की, तो सुनामी घटना घटित हुई थी सन 2004 ईस्वी में। अगला प्रश्न 11 है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो किसका अयस्क है ये? सीसा का, तांबा का, जस्ता का या एल्यूमिनियम का? तो बॉक्साइट किसका है? बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न 12 है। कोलार की खानों का संबंध किस धान उत्पादन से संबंधित है? सोना, कोयला, लोहा या तांबा? तो कोयला की या कोलार की जो खाने हैं उनका संबंध जो है वो सोना से होता है।
यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या जो है वो किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार। यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूजन में उत्तर प्रदेश को टिक कराते हैं, जो कि जो है आपका नहीं है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की जो संख्या है वो मात्र 155 है। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बा आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, यही जो है आपका सही होगा। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या जो है वो 195 है। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि गन्ना उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है, इसीलिए आप उत्तर प्रदेश पे टिक लगाते हैं, तो वो गलती जो है वो ना करिएगा। अगला प्रश्न 14 देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जेनेवा, न्यूयॉर्क या रोम में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सा जो है आपका सही हो जाएगा। अगला और लास्ट बहुविकल्पीय हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, रसायन उद्योग है, आधारभूत उद्योग है या लघु उद्योग है। तो ये कैसा उद्योग है? ये जो है वो एक प्रकार का कुटीर उद्योग है। तो सारे बहुविकल्पी हमारे समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतनी स्पीड में हम आपको जो है वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और 4th सेमेस्टर के जो बाकी सेट रह गए उनको भी जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन भी मिलता है। जितने ज़्यादा लाइक होते हैं अच्छा लगता है कि हम और अच्छे से अच्छा जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। बात करते हैं चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16 जो है आपका अति लघु है कि 1857 की क्रांति के जो है वो क्या कारण थे? तो हम इसको डिटेल में बात कर चुके हैं उसकी, इसलिए हम यहाँ पर केवल और केवल आपको हेडिंग ही बता रहे हैं। डिटेल में आपको देखना है तो SST वाली प्लेलिस्ट में आपको जाके देख सकते हैं। तो क्या क्या कारण थे? पहला आपका हो जाएगा राजनीतिक कारण, दूसरा आपका इसके अंतर्गत पॉइंट वाइज दे रखे हैं, परंतु हम केवल मेन पॉइंट की ही बात करेंगे। दूसरा आपका हो जाएगा धार्मिक कारण, तीसरा आपका हो जाएगा सैनिक कारण, और इसी प्रकार चौथा आपका हो जाएगा आर्थिक कारण, और पांचवा हो जाएगा आपका सामाजिक कारण। तो इन सभी कारणों के अंतर्गत जो कारण हैं वो हम डिटेल में आपको बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं, इसलिए हम उसको जो है यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न 17 की कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता जो है वो कौन थे? तो कौन थे? ये जो है वो दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दीने सावाचा, योगेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि जो है सभी हो जाएंगे। तो मेन जो है वो याद कर लीजिए। अति लघु में प्रश्न आया है तो आप लगभग 3-4 लिख देंगे, वो भी जो है वो काफ़ी होंगे। अगला प्रश्न 18 है, गांधी जी ने 11 जनवरी 1920 को जो आंदोलन था वो क्यों स्थगित कर दिया था? तो उससे रिलेटेड जो हमारी घटना थी उसकी बात कर लेते हैं उत्तर की। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना जो है वो घटित हुई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत जो भीड़ है उसने पुलिस के 21 जवान व थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। चौरी चौरा को की जो ये घटना थी उससे गांधी जी को इतना आहत हुई या इतना उनको लगा फील हुआ कि उन्होंने जो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 था उसको जो है वो समाप्त करने का निर्णय लिया। यही आपके प्रश्न में जो है वो प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 19 सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम जो है वो क्या थे? तो गांधी जी ने 5 अप्रैल दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया कि प्रत्येक गांव गैर कानूनी नमक लाएं या बनाएं। दूसरा आपका पॉइंट है बहनों को मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। तीसरा है प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक तभी तकली चलाकर सूत खाते हैं। चौथा है आपका कि विदेशी वस्त्र जला दिए गए। पांचवा है कि हिंदू छुआछूत जो है उसकी भावना का जो है वो त्याग करें। और छठा है आपका सरकारी कर्मचारी भी अपने पदों से त्यागपत्र देकर अपनी जीवन जनसेवा में लगाएं। तो ये जो है वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। अति लघु में प्रश्न पूछा है तो आपका यहाँ पर सब कुछ डिटेल लिखा है, आप अपने अनुसार जो है इसको काट छाट कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 20 है, जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? तो
मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के नेतृत्व की वैधता पर ही आरोप लगा दिया था। जिन्ना ने लिखा था कि जब तक आप जो प्रतिनिधि है उसकी जो हैसियत है वो प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने तक का सवाल ही नहीं उठता। तो यही जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21। लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 नेताओं लाल बाल पाल में से जो है वो एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसमें क्या हुआ या जिसके दौरान लाठी चार्ज में ये बुरी तरीके से घायल हो गया और 17 नवंबर 1928 को जो है वो इनकी मृत्यु हो गई। तो यही जो है वो इनका कारण था। अगला प्रश्न 22 है, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां जो है वो क्या थीं? तो पहली आपकी है शिक्षा और डिजिटल इंडिया, दूसरी है भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति, तीसरी है स्वतंत्रता के बाद से अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुआ, चौथा है मतदान का अधिकार, पांचवा है प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम, छठा है विविधता में एकता, सातवां है उत्पादन के जो मामले हैं उसमें भी उन्नति, आठवां है आपका भारतीय रेलवे का नेटवर्क और नवा है आपका भारतीय सशस्त्र बल। अगला प्रश्न देखते हैं 23। यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए इसके कार्य बताइए। तो फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कार्य की बात करें तो इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा करना, ये सभी जो है वो आते हैं। उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 देखते हैं, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की ओर फैला है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दूसरा जो है वो केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर जो है उसके बीच है, इसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार जो है उसमें छोटी छोटी पहाड़ियों तथा अधिकांश भूमि जो है वो ढालू है, घने जंगल है जहाँ नारियल जो है वो खूब पैदा होते हैं। अगला प्रश्न 25 देखते हैं, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो अक्षांशीय स्थिति हो जाएगा, समुद्र से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, सागरीय प्रवाह, पवन दिशा, वायु जो मंडलीय दबाव है, जल स्थल वितरण है, धरातलीय बनावट, ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जलवायु उसको प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न 26 देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो भूकंप, बाढ़, महामारी, ये सभी जो है आपकी हो जाएंगी। अगला प्रश्न 27 है, चक्रवात को किन किन नामों से जो है वो जाना जाता है? तो वात चक्र, बवंडर, झंझावत, घूर्ण वायु, ये सभी जो है वो नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न 28 की, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के जो है वो नाम बताइए। पहला कौन सा है? त्वचा के कैंसर का कारण होती है, दूसरा आपका सनबर्न का मुख्य कारण होती है और तीसरा आंखों के लिए भी हानिकारक होती है। अगला प्रश्न 29 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? तो पेड़ पौधे जो मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य को प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं। दूसरा है मिट्टी का उपयोग बर्तन निर्माण जैसे कि सुराही, मटके तथा कुल्हड़ में किया जाता है। तीसरा है मिट्टी का उपयोग भवन में जैसे ईंटों आदि को बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पर केवल मैं जो चीज़ें समझने वाली उन्हीं को बता रहा हूँ और हालांकि इसमें अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसको जो है वो एक्सप्लेन करना पड़े। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, आपको देखने में उभर ना लगे, इसलिए मैं जो है वो ज़्यादा किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने में जो है वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बात करते हैं अगले और लास्ट, अति लघुकी की रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट शक्ति नगर मार्ग पर पिपरी पर जो है वो स्थित है। ये रिहंद नदी को बांध कर जो है वो बनाया गया है। तो इसी के साथ सारे अति लघु हमारे समाप्त होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसके अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि इतने ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और इतना आप हैवी एक साथ देखेंगे तो आपको बोरिंग लगेगी। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं हम उनको अलग से एक वीडियो में जो है वो बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, तो आपका पूरा प्रश्न पत्र हल आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका देखेंगे चतुर्थ सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। तो दोस्तों कौन सी डेट थी वो? 31 मई 1857 ईस्वी। तो दोस्तों जिन बच्चों ने विकल्प नंबर 2 को टिक किया होगा 1 नंबर वो प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, फिर उसके बाद और बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए, तीसरा प्रश्न हमारा रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों तो इसका आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा WC बनर्जी करके या कैसे कैसे दिया रहता है। तो तीसरा का दोस्तों दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा रहा, चौरी चौरा कांड हुआ पर था, कहाँ पर दोस्तों हुआ था चौरी चौरा कांड? ये आपका गोरखपुर में हुआ था। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। देखिए दोस्तों, हर प्रश्न का उत्तर को एक्सप्लेनेशन बाद में हम दे देंगे। काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जल्दी से जल्दी वीडियो हमें दीजिए। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। सातवां प्रश्न रहा दोस्तों, सही तो नहीं दिख रहा होगा आपको, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा SS स्वामीनाथन। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। आठवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 18 मंडल। जी हाँ दोस्तों, 75 जिला भी है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग 18 मंडल को। फिलहाल विकल्प नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नौवां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मूंग। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने मूंग को टिक किया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, चार कुला प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का है दोस्तों? ये आपका ब्रजभूमि का है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आपके पेपर में आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो काफी बच्चों ने जो तुक्का लगाते होंगे वो कैगा को देखे होंगे कहाँ से है, ये भी कहाँ से है, तो इसको टिक मारे होंगे। लेकिन दोस्तों फिर कहेंगे आप तो यार नीचे केरल आ रहा है कैसे? तो चलिए दोस्तों ठीक है, फिर भी 2 क्वेश्चन में तो 1 सही हो गया। 11 क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हमारे। 12 नंबर प्रश्न हमारा रहा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 जून। जी हाँ दोस्तों, 5 जून को। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 लिखा है। तो 13 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका गौतम बुद्ध नगर। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। ठीक है, 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऐसे NH44, लेकिन दोस्तों जिसका नाम पहले था आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर 3 या NH44 होना चाहिए था। 15वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा 2015, लेकिन दोस्तों इसकी घोषणा जो थी ना वो 2014 में की गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ बात की गई कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2015। तो अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो 2014 को सही करेगा कि 15 को, लेकिन फिलहाल इसका करेक्ट आंसर 2015 ही होगा। और जो बच्चे 14 टिक किए तो वो बता सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों जिन बच्चों के पहले 15 में से 15 सही हो रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में देखा जाए। तो चलिए हमने आपके लिए क्वेश्चन सारे टाइप कर दिए, तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है ना। सारे क्वेश्चन आपको फुल HD में दिखे, तो इसके लिए क्वेश्चन को टाइप कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर क्या था, अति लघुत्तरीय का रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों रहा हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो दोस्तों देखिए ये बोला गया किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। ठीक है ना, फिर 18 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? दोस्तों ये बोला था आपके पंडित बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है 19 नंबर। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों ये बताना है आपको। तो दोस्तों इस लीग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक व श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो दोस्तों जिन बच्चों ने इन दोनों का नाम लिख के आए होंगे तो उनको करेक्ट 1 नंबर मिलेगा। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको +1 करते चलना है। जितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं दोस्तों आप लोग +1 करते रहिएगा, तो बाद में दोस्तों जैसे काउंट करने में आसानी रहे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है ना, 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर। तो दोस्तों अगर आपने आंसर किया होगा बम्बई मुंबई जो भी आपने लिखा होगा उसको आपको करेक्ट नंबर दिए जाएंगे। ठीक है ना,
21 नंबर प्रश्न हमारा रहा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई। ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक था, लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा गया था कब लागू की गई। तो बस अगर आपने सिर्फ 1951 भी लिख कर आए तो आपको +1 एक नंबर एग्जामिनर तुरंत दे देगा। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो दोस्तों देखिए, राजस्थान में जावर माइंस, कर्नाटक में चित्रदुर्ग तथा बेलारी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके भाई ज्यादा चांदी पाई जाती है, तो अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भी आज हम कहेंगे आपके चांदी चांदी हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर देखिए इस वीडियो के बाद आप मैथ का पूरा पेपर सोल्यूशन हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। 23 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? सुलह। ठीक है दोस्तों, सुलह सुलह कुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का यह उत्सव आगरा में मनाया जाता है। कौन सा? सुलह कुल। तो कहाँ मनाया जाता है? अगर आपने सिर्फ आगरा लिख के है तो +1 आप अपने नंबर कर सकते हैं। तो दोस्तों की आप देख रहे होंगे वीडियो में कि यूपी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, जो कि एक अच्छी बात थी। 24 नंबर प्रश्न था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सारस या क्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सारस इसका करेक्ट आंसर है, जिन बच्चों ने सारस भी लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर। तो जिन बच्चों ने 16 सितंबर टिक करके आए तो भाई एक नंबर आप प्लस के लिख लीजिए। ठीक है ना। फिर 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा? आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों देखिए, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप और सर्चिंग कर सकते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या रहा हमारा, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार जो आया था आपका 2005 में वो लागू किया गया था। ठीक है ना। तो 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा? उत्तर प्रदेश का सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ललितपुर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ की? ललितपुर की। इसको याद रखना है आपको। तो याद क्या रखना है तो करके ही आना था। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा जो भारत का राज्य है वो अग्रणी है भारत का? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, वहां पर काफी अच्छा काम हो रहा है तमिलनाडु में। और दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन आया था हमारा, लिंगानुपात से आपका क्या तात्पर्य है? तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी कि लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कम इसकी इकाई माना जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का 30 प्रश्नों का पेपर। तो दोस्तों आप लोग हर प्रश्न में +1 करते जाइए। जितने नंबर अगर आपके बन रहे हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके दोस्तों कितने अंक बन रहे हैं आज। ठीक है, पेपर आपका आज का काफी अच्छा आया था। तो दोस्तों अगर आपने एक चीज देखा होगा, जो ये अति लघु उत्तरीय या बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे वो जनरल नॉलेज से ज्यादा लिए गए थे। जो बच्चे अगर थोड़े से लिए अवेयर थे तो वही बच्चे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इतिहास के क्वेश्चन तो दोस्तों आज देखने को ही नहीं मिले ज्यादा, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का पेपर आपका ठीक ठाक था। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप लोग अपने मैथ का पेपर पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं कि यार मैथ में आपने कितना नंबर स्कोर किया है। एक बात और दोस्तों, इसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की आपकी तैयारी कैसी है पहले आप ये कमेंट कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश में अगर आप तैयारी करें तो आपको एक चीज ध्यान देना है, ग्रामर पोर्शन को ज्यादा पढ़ना है। तो दोस्तों अगर आप देखिए, पेपर कठिन तब हो जाएगा जब आपकी ग्रामर अच्छी आ जाएगी। सभी बच्चे ग्रामर से ही डरते हैं, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लीजिएगा, ग्रामर क्या है, उसके नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या है। देखिए अगर बिना ग्रामर की तैयारी किए अगर पेपर देने चले आते तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो जिन बच्चों ने भी को ग्रामर इंग्लिश में ग्रामर नहीं पढ़ा है तो उनको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों देखिए उसमें नकल भी नहीं हो पाती अगर उसमें एक छोटी सी गलती, मतलब इंग्लिश का ग्रामर और मैथ दोनों दोस्तों लगभग सेम होता है। तो अगर आपने ग्रामर में मिस्टेक्स किया तो दोस्तों आपकी एक बड़ी गलती मानी जा सकती है। तो दोस्तों अभी आपके पास समय है तो आप लोग तुरंत जल्दी से जल्दी आप लोग ग्रामर जितना अधिक से अधिक हो सके आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप ये पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जिन बच्चों की इंग्लिश ग्रामर की तैयारी अच्छी नहीं है तो वो जरूर पढ़ें। देखिए दोस्तों हिंदी को लेकर, हिंदी की दोस्तों हमने सारी वीडियोस आपके लिए बना रखी है, तो हिंदी की वीडियो दोस्तों इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। क्योंकि हिंदी में देखिए पेपर तो आसानी आता है लेकिन इसको इतना आप हल्के मत लीजिएगा। कोई भी पेपर होता है दोस्तों तो ज्यादा आप हल्के में नहीं ले सकते। जैसे कि अभी आपका ये पेपर था सामाजिक विषय का, अगर दोस्तों जिन बच्चों को जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी नहीं थी उन बच्चों का पेपर डेफिनेटली खराब भी हो गया होगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपको प्रश्न के उत्तर आते थे तो तुरंत आप 1 नंबर पाएंगे। अगर दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है कितने है तो दोस्तों सीधे -1 होगा आपका। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी ग्रामर पोर्शन जनरल नॉलेज ये सबका, तो वो बच्चे अच्छा स्कोर करके आएंगे पेपर में। तो ये चीज आपको ध्यान में देना, कल के पेपर चाहे हिंदी हो चाहे शांति शिक्षा हो। तो चलिए दोस्तों पेपर के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और शुभ रात्रि, गुड नाइट।
इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र जो कि डीएलएड 2018 बैच के समय नवंबर 2020 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप 18 बैच के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में वर्ष 2019 में जब डीएलएड 2017 बैच की परीक्षाएं हुई थी उनके भी सभी सब्जेक्ट्स के पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था सत्यार्थ प्रकाश रचना है। ऑप्शन नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती सही उत्तर होगा, पहले का पहला ऑप्शन। दूसरा प्रश्न था जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया। ऑप्शन नंबर 2 जनरल डायर सही उत्तर होगा, क्योंकि इन्हीं के ऑर्डर पर जलियांवाले बाग में गोलियां चलाई गई थी। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 जनरल डायर सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1942। चौथा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है, तो इलाहाबाद में हाई कोर्ट स्थित है और उसी की एक शाखा माननीय लखनऊ खंडपीठ बोला जाता है। तो यहाँ पर लखनऊ की चर्चा नहीं की गई है, इस वजह से चौथे का ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कानपुर इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है अशोक चक्र में तिलियां होती हैं, तो इसमें कुल 24 तिलियां होती हैं। छठे का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है प्रदूषण के प्रकार हैं। देखिए वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर आजाद सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 बेगम हजरत महल सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है मनरेगा योजना किस सन लागू की गई थी। यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला हो सकता है, क्योंकि पहले मनरेगा का नाम नरेगा था, ठीक है। तो जब नरेगा योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 2005 में, और उसके बाद से नरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ करके इसको मनरेगा वर्ष 2009 में किया गया था। तो प्रश्न में आपसे मनरेगा के बारे में पूछा जा रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 2009 इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है कर्मा लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 सोनभद्र का सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर देखिए जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, ना कि सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जा रही है। तो बिहार इसका सही उत्तर होगा, 12वें का ऑप्शन नंबर 2। 13वां प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन नंबर 1 3:2 सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 गेहूं नकदी फसल नहीं होता है। 15वां प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 5 फरवरी 1922 इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के 2 कारण बताइए। पहला कारण है निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़कना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 31 मई 1857 पहले तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन चर्बी युक्त कारतूस का विद्रोह करने के चक्कर में श्री मंगल पांडे जी ने 24 मार्च को ही 1857 की क्रांति एक तरीके से उनके द्वारा भड़का दी गई। तो निश्चित तिथि से पहले जब क्रांति भड़क गई तो व्यापक लेवल पर इसका विद्रोह नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये असफल हो चुका था। और दूसरा प्रमुख कारण इसका लिख सकते हैं कि ये क्रांति सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही उजागर हो पाई थी, व्यापक स्तर पर इसको उतनी पहचान नहीं मिल पाई। साथ ही जो सभी क्रांतिकारी थे इसमें अपने अलग अलग लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि नाना साहब अंग्रेजों के द्वारा अपने पेंशन बंद करने के खिलाफ इस विद्रोह में शामिल हुए थे। और भी प्रमुख कारण थे, जैसे क्रांतिकारियों में प्रभावी नेता का अभाव था। तो ये कुछ प्रमुख कारण है, जिसमें से 2 कारण आप लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न है ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत बताइए। पहला ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी एवं निराकार है। दूसरा आप लिख सकते हैं आत्मा अजर अमर और शरीर नाशवान है। और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि ब्रह्म समाज प्रेम व सत्य में विश्वास करता था और जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। 18 प्रश्न है जेट धारा किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में तेज गति से जो धाराएं चलती हैं जिनकी दिशा वस्तुतः पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, उन्हें जेट धारा के नाम से जानते हैं। 19वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से 4 जनजातियां पाई जाती हैं, थारू, खसवार, बुक्सा और माहीगिरी। ये प्रमुख जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की।
20वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। 21वां प्रश्न है, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और अन्य स्वर्ण हिंदुओं के बीच में ये एक समझौता किया गया था जिसका नाम पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि जो सरकारी सेवाएं होती हैं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ जो दलित वर्ग के लिए पहले पृथक निर्वाचक मंडल होते थे उनको समाप्त कर दिया गया और व्यवस्थापिका सभा में ही हरिजनों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित कर दिए गए। इसके अलावा प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो पहले 47 थी उसको बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। तो ये कुछ प्रमुख समझौते थे पूना समझौता के अंतर्गत। 22वां प्रश्न है, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो जूट उद्योग और कपास उद्योग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच जो सिवर्स की संधि हुई थी उसके बाद से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे और एक तरह से तुर्की राज्य जो था वह छिन्न भिन्न हो गया था जिसका पूरे संसार भर में व्यापक प्रभाव पड़ा क्योंकि जो तुर्की के सुल्तान थे उनको सभी लोग खलीफा मानते थे। खलीफा मतलब कि धर्मगुरु मानते थे। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में सही रूप से व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसका नाम खिलाफत आंदोलन था और इस आंदोलन में मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद प्रमुख थे। 24वां प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। 25वां प्रश्न है, कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग के लिए। 26वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। 27वां प्रश्न है, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 60 डेसिबल। 28वां प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत का वर्णन किया गया है। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। 29वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 30वां प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 31 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 2 खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, कोयला, डोलामाइट, बॉक्साइट, कांच, बालू और पोटास लवण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चूना पत्थर की बात की जाए तो मिर्जापुर और सोनभद्र में, कोयला सिंगरौली जो कि सोनभद्र में है वहां पाया जाता है, डोलामाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है और बॉक्साइट बांदा और चंदौली जिले में पाया जाता है। डोलामाइट की बात की जाए तो इसका उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख खनिज संपदा के बारे में आप लिख सकते हैं। 32वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं? कार्य बताइए। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है जिसका प्रमुख कार्य सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना है। जब भी राष्ट्रों के बीच मनमुटाव की स्थिति आती है तो ये इसकी बैठक बुला करके वहां पर शांति स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 सदस्य जो देश हैं वो परमानेंट हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सभी स्थायी देश हैं और अन्य जो 10 देश होते हैं वह महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए उनके भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है। बात करेंगे 33 प्रश्न की, गैर सरकारी संगठन से क्या आशा है? गैर सरकारी संगठन सामाजिक स्वैच्छिक संस्था होती है जो कि सरकार के दबाव के बिना कार्य करती है और समय समय पर सरकार अगर चाहे तो इन संगठनों को अनुदान के रूप में धनराशि दे सकती है और ये सभी संगठन समाज के उत्थान के लिए बिना लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था। इसके अंतर्गत
सरकार का सहयोग ना करना, साथ ही कर अदायगी जैसी चीजों पर रोक लगाना, समस्त स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उनको जला देना, नमक कानून का उल्लंघन करना और स्वयं नमक बनाने जैसे उद्देश्य इसमें शामिल किए गए थे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था इसी में, पूना समझौता के बारे में लिखिए। सितंबर 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वर्ण हिंदुओं के बीच एक समझौता किया गया जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पहले 47 थी, उसको बढ़ा करके 147 कर दी गई। इसके अलावा दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं यानी कि सरकारी सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा जो पहले दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचक मंडल थे, उनको समाप्त कर दिया गया और व्यवस्थापिका सभा में ही हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रख दिए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी पूना समझौता की। 35वां प्रश्न है, मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। स्क्रीन पर आप मौसम और जलवायु के बीच अंतर देख पा रहे होंगे। मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु लगभग वर्ष भर के मौसम का औसत होता है। मौसम एक छोटे क्षेत्र से संबंधित होता है, जबकि जलवायु जो होता है वह बड़े क्षेत्र से संबंधित होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर आज किसी जिले में बारिश हो रही है और दूसरे जिले में बारिश हो सकता है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर जलवायु बोला जाए तो बोलेंगे कि औसत जलवायु उन सबका पूरे देश भर में क्या है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है। और मौसम की प्रकृति अस्थायी होती है, यानी कि आज बारिश हो रहा है, कल अचानक से तेज धूप निकल जाएगा, फिर उसके बाद से मौसम कोहरा टाइप का हो जाएगा। इस टाइप से अचानक से मौसम में परिवर्तन हो सकते हैं, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वह कम स्थायी होती है, जबकि जलवायु की जो प्रकृति होती है वह अधिक स्थायी होती है। मौसम के अंतर्गत अल्पकालिक यानी कि छोटे समय के वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। बात करेंगे 36वें प्रश्न की, आतंकवाद क्या है, इसको समाप्त करने के क्या उपाय होंगे। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि जीवन, भौतिक अखंडता और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले, साथ ही बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और जानबूझकर भय का वातावरण स्थापित करने वाली जैसी गतिविधियां आतंकवाद कहलाती हैं। इनको समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं कि सरकार की जो नीतियां होती हैं वो किसी वर्ग विशेष या फिर क्षेत्र विशेष से संबंधित ना होकर के सभी का एक साथ विकास करने के संदर्भ में कार्य करे। जैसे कि आप देखेंगे जो नक्सल होते हैं उनका कुछ ना कुछ सरकार से मनमुटाव होता है, जिसकी वजह से वह सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और आतंकवाद जैसी गतिविधियां प्रकाश में आती हैं। तो सरकार को चाहिए कि उनसे एक स्पष्ट बातचीत करके उनकी समस्याओं का हल निकाले। बात करेंगे 37वें प्रश्न की, 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसमें बहुत से कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। जैसे कि राजनीतिक कारण में आप लिख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की जो राज्यों को हड़पने की नीति थी, उसकी वजह से ये विद्रोह उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा आप आर्थिक कारण में लिख सकते हैं कि दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या की वजह से ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए विद्रोह छिड़ा था। धार्मिक कारण में आप लिख सकते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पे कराया जा रहा था और जबरदस्ती गैर ईसाई धर्म के लोगों को भी जबरदस्ती ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सामाजिक कारण में आप लिख सकते हैं कि भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था। 38 प्रश्न है, भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को समझाइए। भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी कहते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसके अंतर्गत विभिन्न देश एक मंच पर आते हैं और इसका आर्थिक प्रभाव ये होता है कि सभी देशों को एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया हो जाता है अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचने के संदर्भ में। इस प्रकार से अगर कोई देश गरीब है और उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन अधिकाधिक मात्रा में है जो कि अन्य देशों के लिए रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर वो अपने कच्चे या फिर रॉ मटेरियल को दूसरे देशों को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। 39वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है इसमें बहुत कुछ आपके पास लिखने के लिए होगा कि 1857 की क्रांति से चीज़ें धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध होती चली गई और किस प्रकार से अंग्रेजों का विरोध किया गया। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति
का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो बहुत सी चीजें आंदोलन के रूप में और छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। 40वां प्रश्न है, भारत के उत्तर मैदानों का उल्लेख करिए। उत्तरी मैदान स्थित है। यहाँ अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो पश्चिम में राजस्थान से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक ये फैला हुआ है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक एरिया में ये फैला हुआ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान में उर्वर भूमि और पानी की पर्याप्त उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण यह मैदान बहुत ही उपजाऊ होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2020 में डीएलएड 2018 बैच के अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों के कंप्लीट सॉल्यूशन और डीएलएड 2017 बैच के समय चतुर्थ सेमेस्टर में पूछे गए प्रश्न पत्रों के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। सबसे पहला विकल्प ये है आपका कि 1857 की क्रांति के लिए जो तिथि है वो इन चारों में से कौन सी जो है वो निश्चित की गई थी। 2 तारीख थी आपकी, मैंने आपको बताया था। एक तिथि वो जब आपकी एक्चुअल में क्रांति हुई थी और एक तिथि वो जब आपकी जो तिथि थी वो निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा आपका सी वाला। 31 मई 1857 जो है ये तिथि निश्चित की गई थी। और हुई कब थी क्रांति, तो आप कहेंगे 10 मई 1857 को जो है वो हो गई थी। तो ये असफलता के कारण में भी आता है, समय से पहले जो है क्रांति हो गई थी। तो 10 मई 1857 को ही हो गई थी, पर आपकी जो तिथि निर्धारित की गई थी वो 31 मई 1857 जो है वो थी। दूसरा प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं आए दिन कोई ना कोई केस चला करता है। इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी या लखनऊ में से आपका पहला ऑप्शन इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम जो है वो प्रयागराज है, यही जो है वो स्थित है। तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न तीसरा आपका प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन अनुच्छेद 19(1) बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद पर आधारित हर साल एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने रखा है। अगला देखते हैं, ये तो आपसे अति लघु में भी पूछा जाता है। तो 5 फरवरी 1942, 31, 24 या 22, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चौरा कांड घटित हुआ था आपका 5 फरवरी 1922। लास्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो कांड घटित हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो यूपी के अंतर्गत गोरखपुर आपको याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपसे एमसीक्यू में पूछा गया था। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 5वां कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो 4 नाम है, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। आंसर की बात करते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 6ठा कि भारत सेवक समाज के संस्थापक जो है वो कौन थे। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सा वाला गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत सेवक समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 7वां कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर पश्चिमी। तो ऑप्शन आबा सादा में से आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सा वाला ऑप्शन उत्तर पूर्वी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। 11 स्थायी, 4 स्थायी, 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी, 15 स्थायी तथा 15 अस्थायी। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन 10 अस्थायी और 5 स्थायी बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार क्या है, ये जो 5 स्थायी हैं इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका नाम है अमेरिका का, दूसरा आपका नाम है ब्रिटेन का, तीसरा आपका नाम है फ्रांस का, चौथा आपका नाम है रूस का और
पांचवा आपका नाम है चाइना का। तो ये 5 नाम है इस 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो तारीख याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका नवा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है? महोबा, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती या फिर गोंडा। तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो सा वाला आपका ऑप्शन श्रावस्ती जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके कोर्स में 2011 की जनगणना से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप अलग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 10वां कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे भारत का मैनचेस्टर हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, या फिर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया था भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जो बा वाला है अहमदाबाद, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो मैनचेस्टर है गुजरात राज्य की अगर बात करें, गुजरात राज्य के शहर जो है अहमदाबाद, गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद को जो है वो कहा जाता है। फिर आपसे मैंने क्या कहा था, यही चीज पूछी जाती है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है। तब आप किसे टिक करेंगे, तब आप कहेंगे कानपुर को जो है वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। और फिर मैंने ये भी आपसे कहा कि यही चीज तीसरे तरीके से भी पूछी जाती है, और ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो वो कहा जाता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर को, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न इस टाइप के याद रखिएगा। 11 प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। और 4 ऑप्शन थे, संघ, राज्य, समवर्ती या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले चीज आपको ये पता होना चाहिए पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कि 1993 में संविधान का 73वां संशोधन था। इसके द्वारा पंचायती राज जो व्यवस्था थी इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी। कई कंपटीशन लेवल वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी प्रश्न अगर पूछा जाए कि किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो आप क्या कहेंगे, इसे 11वीं अनुसूची में जो है वो जोड़ा गया है। देखिए 11 नंबर का प्रश्न भी है, इससे भी आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आंसर की कि किस सूची में संघ, राज्य, समवर्ती। तो आप कहेंगे बा वाला ऑप्शन राज्य सूची जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर लाला लाजपत राय ने, या फिर MS मालथस ने। तो ऑप्शन A, B, C या D में से आंसर की बात करते हैं तो बा वाला आपका ऑप्शन दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही हो जाएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था 2 मई 1867 को। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 13वां। 13 प्रश्न है आपका कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य से संबंधित है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। यहाँ पर जैसे मैंने कुडनकुलम पूछा है तो और भी परमाणु संयंत्र है, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, तो प्रश्न में और भी पूछे जा सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका सा वाला ऑप्शन तमिलनाडु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 14 प्रश्न, इनमें से कौन सी जो है वो खरीफ की फसल है। तो मटर, मूंग, सरसों या कद्दू में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बा वाला जो है मूंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि आपका मूंगफली हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, धान हो गया, सोयाबीन हो गया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। तो खरीफ की फसल, जायद की फसल, इनसे भी बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनकी ट्रिक मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखते हैं हमारा लास्ट बहुविकल्पी 15 नंबर। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। मैंने काफी मेहनत करके आपके लिए सारे प्रश्न तैयार किए, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। और साथ ही साथ
सभी के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। जब तक आपका पेपर होगा तभी तक आपका ये जो वीडियो है सभी छात्रों तक पहुंच सके, सभी लोग प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। 15 प्रश्न आपका है कि धुरिया नृत्य किस जिले से संबंधित है? सोनभद्र, बुंदेलखंड, मिर्जापुर या फिर कन्नौज। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं चलिए, तो आपका ऑप्शन बा वाला बुंदेलखंड बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। धुरिया नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो बुंदेलखंड से। प्रीवियस ईयर पर अगर थोड़ा सा आप नजर डालेंगे तो नृत्य से संबंधित भी आपके प्रश्न में यानी पेपर जो है उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अब हम हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पर जिला होगा, मैंने इस चीज को सही कर दिया कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जब आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व तो आप कहेंगे ललितपुर आपका जो है वो सही होगा। और यही प्रश्न आपसे अगर पूछा जाता कि जनसंख्या घनत्व की जगह कि सबसे कम आबादी आपसे पूछ ली जाए, सबसे कम आबादी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो आप क्या कहेंगे? तो आपका महोबा जो है वो सही होगा। कुछ ऐसे यहाँ छात्र भी होंगे हो सकता हो जो ललितपुर या महोबा से बिलोंग करते होंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 17 कि विश्व में खनकती चूड़ियों का जो शहर है उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? फिरोजाबाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिरोजाबाद जो है जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, वो पूरे विश्व में कांच के लिए या कांच उद्योग आप कह सकते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है और इसी को खनकती चूड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और यही प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि घर में सजाए जाने वाले कांच की वस्तुएं, लाइट्स, उसके लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? तो फिरोजाबाद। अगला देखते हैं आपका 18 प्रश्न कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने और कब की थी? तो मैंने आपको ब्रह्म समाज पढ़ाया था, उसी में मैंने ये चीज बताई थी कि वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है वो सन 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने जो है वो की थी। राजा राम मोहन राय। और यही प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ की थी? तो आप क्या कहेंगे? कोलकाता में जो है वो की थी। तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 19। अच्छा नीचे जगह नहीं है, सारी चीजें रब कर देते हैं। 19 है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वो क्या था? तो सारी चीजें मैंने इसके संदर्भ में आपको बताई थी कि दयानंद सरस्वती जो है इनका मूल नाम था मूल शंकर। दूसरी चीज कि जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा कब की थी आर्य समाज की स्थापना? तो 1875 में की थी। स्टार्टिंग में राजधानी इन्होंने बंबई रखी थी, बाद में से लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। और भी मैंने काफी चीजें ट्रिक से बताई थी। अगर वो 4 वीडियो आपने नहीं देखे हैं, 4 वीडियो में मैंने सोशल साइंस का पूरा कोर्स कराया था, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट 4 सेमेस्टर सोशल साइंस नाम से बनी है, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 20 प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना और गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना, अगर जो पहला पार्ट है प्रश्न का इसकी बात करें तो ये की थी ज्योतिबा फूले जी ने। ज्योतिबा फूले जी जो है इन्होंने की थी। कब की थी? तो 1873 में जो है वो की थी। दूसरी चीज गुलामगिरी पुस्तक जो है वो किसकी है? तो ये पुस्तक भी इन्हीं की है, यानी कि ज्योतिबा फूले जी की है। इसीलिए मैंने दोनों प्रश्न को एक ही में जोड़कर जो है आपको दिया था कि आपको एक साथ दोनों चीजें याद हो जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं 21। काकोरी कांड की घटना जो है वो कब हुई थी? तो आप क्या कहेंगे कब हुई थी? ये जो है वो 9 अगस्त 1925 को जो है वो हुई थी। और इसके संबंध में मैंने ये भी बताया कि सारी चीजें तो बताई थी, पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ही ज्यादा चर्चित नाम है काकोरी कांड से संबंधित, वो आपके दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए। अगला देखते हैं आपका 22 प्रश्न कि स्वराज्य दल की स्थापना कब और किसकी अगुवाई में हुई थी?
तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि कब हुई थी, तो ये 1973 नहीं 1923 जो है, साथ में ईस्वी भी, इसमें हुई थी स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में। और किसकी अगुवाई में हुई थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल जो नेहरू थे, इनकी अगुवाई में जो है वो हुई थी। और इसी में कांग्रेस वर्सेस स्वराज दल के बारे में सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बताई थी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 23 कि पूना पैक्ट कब और किसके बीच जो है वो हुआ था। पूना पैक्ट भी बहुत रिपीट होता है प्रीवियस ईयर में। कुछ ऐसे प्रश्न हैं आप देखेंगे जो पूछे ही जाते हैं, तो वो तो आपके एकदम दिमाग में छपे होने चाहिए। सबसे पहले कब, तो आप क्या कहेंगे 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। इसमें ही दलित वर्ग के लिए अलग से जो निर्वाचक मंडल था उसको त्याग दिया गया था, और बहुत से दोनों को फायदे हुए थे, मैंने सारी चीजें बताई थी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 24। प्रश्न आपका कि गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था, तो कब हुआ था, आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के बीच, और साथ ही साथ किसके, लॉर्ड इरविन, और इनके बीच समझौता हुआ था अलग अलग शर्तों को लेकर। वो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में ऑलरेडी बता रखी हैं। अगला 25 प्रश्न है मौसम और जलवायु में अंतर। ये भी मैंने आपको लिख के बताया था, आपको याद होगा कि आपको मेन क्या याद रखना है कि जो मौसम होता है वो एक लघु काल की अवधि का होता है, और जलवायु जो होता है वो एक दीर्घ काल अवधि का होता है। बस मेन ये याद रखिए, और इसके आधार पर आप 3-4 अंतर जो मैंने बताए थे वो सब आप लिख सकते हैं। 26 प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो मैंने तो आपको 4 बताई थी, कौन कौन सी, एक कहा था आपसे थारू हो गया, एक आपका बुक्सा हो गया, वैसे 2 ही पूछी गई थी तो 2 ही लिख लीजिए। तीसरा एक आपका होता है महिगरी, और एक खरवार करके भी थी जिसको खसवार करके भी बोला जाता है। तो यही सब आपके उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। 27 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं के पूरे नाम लिखिए, यूएनडीपी और यूनिसेफ। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये होती है यूएनडीपी की फुल फॉर्म, और हिंदी में से हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो कहते हैं। इसी के साथ साथ यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है आपकी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और इसी को जब हम पूरे फॉर्म में कहते हैं, वैसे शॉर्ट फॉर्म में इतना ही कहते हैं, पर पूरी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो एक एक वर्ड की होगी, फिर से हम रिपीट करते हैं, यू से यूनाइटेड, आई और उसके बाद एन से नेशंस, आई से आपका इंटरनेशनल, सी से आपका चिल्ड्रंस, ई से इमरजेंसी और एफ से फंड। तो ये आपकी हो गई फुल फॉर्म। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 28 है कि कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है। तो आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो है आपका लगता है, 12 वर्ष जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका 29 कि पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया। तो सन मैंने आपको पहले बताया था 1954। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन 1954। और क्या था, मैंने 2 लोगों को याद करके बताया था कि आपस में अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जो है उसकी नीति का पालन करना। तो ये आपके पंचशील सिद्धांत थे। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट इस वीडियो का प्रश्न। और इस प्रश्न के आंसर से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कि मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। और आप में से कुछ लोग कह रहे थे मैथ का मॉडल पेपर, तो कोशिश में रही कि अगर पॉसिबल हो पाएगा तो जिस दिन पेपर है उसी दिन आपको मॉडल पेपर दिया जाए।
और विद सॉल्यूशन, क्योंकि जो कल पेपर है आपका उसको भी ध्यान में रखना है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, उसकी जो क्लासेस हैं वो आज ही शाम के 8 बजे और इनसे भी सभी समय में होगी, तो उसके लिए जो है वो लाइव बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। और वीडियो को शेयर और लोगों के साथ कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। लास्ट प्रश्न आपका है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो बात करते हैं आंसर की, तो स्थापना कब हुई में आप कहेंगे 1964 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। और दूसरी चीज, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप क्या कहेंगे, नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर जो मॉडल पेपर में आपने सभी प्रश्न देखे उससे आपको ये भी अंदाजा लग रहा है कि और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है, जैसे कि जनगणना हो गया, उत्तर प्रदेश के नृत्य हो गए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई उद्योग जो वहां पर चर्चित रहता है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर में भी आपको जो पढ़ कर जा रहे हैं उसमें भी ध्यान रखना होगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। पर इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक स्कोर भी हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं कि टोटल 30 प्रश्न थे। यदि इन 30 प्रश्नों में से आपके 22 नंबर से कम आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ा दी गई, उन्हीं समय से मैंने सारी चीजें पूछी हैं। और यदि आपको नंबर 22 से लेकर के 25 जो है इसके बीच में मिल रहे हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो एवरेज है, यानी कि आपको थोड़ा सा बस चीजों को रिवाइज करने की आवश्यकता है, बाकी ओवरऑल आपकी तैयारी ठीक ठाक है। पर अगर आप 25 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, 25 प्लस, तो मान के चलिए कि आप पूरी तरीके से पेपर के लिए तैयार हैं। तो अपना स्कोर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा कि 30 में से आपको कितने नंबर मिले। मैंने इसीलिए पेपर पहले कराया था, सॉल्यूशन अब करा रहा हूँ ताकि आप स्वयं का आकलन कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। हमने आपके सामाजिक अध्ययन का सारा पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर के और पेपर देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने सभी पेपरों के लिंक दे दिए हैं। 16 से लेकर 2021 तक के सभी पेपरों के लिंक दे रखे हैं हमने, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।